हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर में जो अपना सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है जनरल साइंस, उसके बारे में अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। और इसके अंदर अपनी लगभग 6 क्लासें हो गई है, अभी तक 6 से 7 क्लासें हो गई हैं और उससे आगे की आज पढ़ रहे हैं। अपनी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर अपन आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो आज की क्लास कर रहे हैं अपन, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगती है तो लाइक करते रहना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहना और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देते रहना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे भी ऐसा फील होता रहे कि मुझे और अच्छा करना चाहिए आप सबके लिए, या मेरी मेहनत है वो आप सबके लिए काम आ रही है। तो प्लीज़ निरंतर फीडबैक देते रहना। अभी तक हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर अपन जैसे आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर वंशागति एवं उद्विकास के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। और जैसे ये है जो मेंडल ने प्रयोग किया था उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि कैसे कैसे उसने प्रयोग किया। उसके बाद में जो कारक है, विषम युग्म जो है, प्रभावी और अप्रभावी एलील है, इन सब के बारे में भी अपन ने देखा था। और लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, एक संकर प्रयोग, द्विसंकर प्रयोग, इन सब का भी अपन ने देखा था। और उसके बाद में मेंडल एवं मेंडलवाद है, ये भी देखा था अपन ने। और वंशागति के नियम देख रहे थे अपन, तो इसमें प्रथम नियम है या प्रभाविता का नियम है, ये भी देख लिया था अपन ने कि प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम क्या है। इसके अंदर दो टाइप से देखे थे अपन ने, एक तो अपूर्ण प्रभाविता जिसके उदाहरण थे स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस, और दूसरा था सह प्रभाविता। और सह प्रभाविता के अंदर भी अपन ने देखा था उदाहरण के लिए कि जैसे मनुष्य की काली आंख है उस पर नीली आंख प्रभावी होती है, काले बाल पर लाल बाल है वो प्रभावी होते हैं, और वर्णित त्वचा है उस पर अवर्णित त्वचा प्रभावी होती है, खरगोश के बालों का काला रंग है वो सफ़ेद रंग पर प्रभावी होता है, चूहों का सामान्य आकार है वो बौने आकार पर प्रभावी होता है। ये सब हम पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। ये मेंडल का जो प्रथम नियम था उसका, और जो द्वितीय नियम है उसका इस क्लास से अपन अध्ययन करने जा रहे हैं कि वंशागति का जो द्वितीय नियम था वो कौन सा था। तो वंशागति का द्वितीय नियम है, उसका एक दूसरा नाम भी है विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम। क्या? विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम। इसके अंदर क्या कहते हैं मेंडल कि जब जीवों में युग्मक निर्माण होता है तो लक्षण का प्रत्येक एलील अलग अलग युग्मों में चला जाता है, अर्थात युग्म किसी भी लक्षण के लिए हमेशा शुद्ध होता है। कि अगर जीवों का युग्मक निर्माण होता है तो युग्म क्या करता है, अलग अलग एलील में है चला जाता है, और जो अलग अलग चला जाता है उसको क्या कहते हैं कि ये शुद्ध लक्षण प्रकट करता है, और इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और युग्मक अगुणित n होता है, अतः एक ही युग्म विकल्पी जीन प्राप्त होता है, अतः प्रत्येक युग्मक कैसा होगा, शुद्ध होगा। और तीसरा नियम है वंशागति का, उसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे कि जो वंशागति का प्रथम नियम है उसका दूसरा नाम क्या है या उसे क्या कहते हैं, तो प्रभाविता का नियम। जो वंशागति का द्वितीय नियम है उसे क्या कहते हैं, तो विसंयोजन या पृथक्करण का नियम यहाँ लिखा हुआ है। और तृतीय नियम है उसे क्या कहते हैं, तो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गया, ध्यान में रखना। उसके बाद में तृतीय नियम में देखते हैं कि दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होती है। कि दो या दो से अधिक लक्षण है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से उनकी वंशागति होती है। इनको आगे डिटेल से देखते हैं अपन कि इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे में क्रॉस यानी संकरण करवाया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति है वो स्वतंत्र रूप से, क्या, स्वतंत्र रूप से, अर्थात एक ही लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहते हैं। क्योंकि प्रभाव पड़ता तब तो नहीं कह पाते, अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे क्या कहेंगे, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। उसके बाद में सहलगनता और वंशागति के तृतीय नियम के अपवाद है। कौन कौन? सहलगनता और वंशागति है, इनके तृतीय नियम के अपवाद कौन कौन से है, तो वो देखते हैं अपन कि गुणसूत्र पर जिनों के भौतिक जुड़ाव संयोजन को क्या कहते हैं, सहलगनता। कि जो भी गुणसूत्र है
इनके जीन है उन पर जो भी भौतिक जुड़ाव है, संयोजन है, उसको क्या कहते हैं? सहलगनता। लक्षणों की सामूहिक वंशागति सहलगनता के कारण होती है। लिंग सहलगनता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो किसने की? मॉर्गन। और किस में की थी? तो ड्रोसोफिला के अंदर की थी। किसकी खोज? लिंग सहलगनता की खोज मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में की थी। उसके बाद मेंडलवाद के विचलन का देखते हैं अपन कि मेंडलवाद के विचलन क्या है। तो जब मिराबिलिस जलाफा ने के लाल पुष्प वाले पौधों का संकरण सफ़ेद पुष्प वाले पौधों से कराया गया तो पहली पीढ़ी में सभी गुलाबी पुष्प वाले, अगर हमें ये पूछ ले पहली पीढ़ी में कौन से पुष्प प्राप्त हुए, तो गुलाबी पुष्प, और गुलाबी पुष्प वाले पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। ऐसा लाल पुष्प के गुण के पूर्ण रूपेण प्रभावी न होने के कारण हुआ। इस प्रकार जब कोई प्रभावी गुण जोड़े के दूसरे गुण को पूरी तरह से दबा नहीं पाता तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और ऐसा ही उदाहरण जैसे स्नैपड्रैगन है, एंटीराइनम है, एंटीराइनम मेजस में भी देखने को मिलता है। सहलगनता वंशागति के तृतीय नियम का अपवाद है। हमें पूछ सकते हैं कि जो वंशागति का तृतीय नियम है उसका अपवाद क्या है? तो सहलगनता। और प्रभावी व अप्रभावी दोनों एलील जब स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सह प्रभाविता कहते हैं। और जो F1 जनरेशन है यानी F1 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी जनों की बराबर अभिव्यक्ति होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि F1 पीढ़ी में जो भी प्रभावी और अप्रभावी जीन है उनकी क्या होती है? बराबर अभिव्यक्ति होती रहती है। उसके बाद मनुष्यों में रुधिर वर्ग है वो एक सह प्रभाविता का क्या है? उदाहरण है। जो भी अपना ब्लड ग्रुप है वो क्या है? सह प्रभाविता का उदाहरण है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला क्या यानी फल मक्खी है उसमें सहलगनता की खोज की थी। किसने? T.H. मॉर्गन ने। सहलगन जीन संतानों में 7-7 वंशानुगत होते हैं। क्या होते हैं? संतानों में 7-7 वंशानुगत होते हैं। उसके बाद में अपन जो वंशागति है उसका गुणसूत्री सिद्धांत है उसको देखते हैं कि इसका गुणसूत्री सिद्धांत है वो क्या है। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो गुणसूत्री सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो मैकलंग ने दिया था ये गुणसूत्री सिद्धांत। 1902 तक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की गति का पता लगाया जा चुका था। क्या लगाया जा चुका था? पता लगाया जा चुका था। और वाल्टर सटन और थियोडोर वेबेरी ने देखा कि गुणसूत्रों का व्यवहार भी जीन जैसा ही है और इन्होंने मेंडल के नियमों को गुणसूत्रों की गतिविधि द्वारा समझाया और इनमें गुणसूत्र वंशागति 1902 का मार्ग प्रशस्त किया। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत में कहा गया कि मेंडेलियन कारक या जीन है वो गुणसूत्रों पर विशिष्ट स्थान पर स्थित होते हैं। यह गुणसूत्र होते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं और युग्मज में निषेचन के समय पुनर्संयोजन करते हैं। उसके बाद में जैसे इस सिद्धांत के अनुसार और क्या बोला गया है वो भी देखते हैं अपन कि इस सिद्धांत के अनुसार लैंगिक जनन के इम्पोर्टेंट यही है। वो तो सिर्फ थ्योरी थी इसको समझने के लिए कि किसने दिया था या कब दिया था, तो ये सब था। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इस सिद्धांत के अनुसार लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्र समजात जोड़ों यानी होमोलॉजिस पेयर में के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा, युग्मक निर्माण के दौरान ये गुणसूत्र है वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। 3 नंबर पे क्या होता है कि गुणसूत्रों पर जीन रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में तो गुणसूत्र कैसा होगा? समजात जोड़ों में। युग्मक निर्माण के दौरान अलग अलग हो जाएंगे और गुणसूत्रों पर जीन है वो कैसे होंगे? तो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होंगे। उसके बाद लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत है कि जैसे मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होता है कि बॉय होगा या गर्ल होगी, या लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ये भी देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको अच्छा भी लगेगा और जैसे पेपर के साथ साथ में खुद का नॉलेज भी बढ़ेगा इससे। तो ये लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो मैकलंग ने दिया था। किसने? मैकलंग ने। मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसे 23 जोड़ी गुणसूत्र भी बोलते हैं अपन। और इनमें से जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसमें जो 23 जोड़ी है इसको क्या कहते हैं? गुणसूत्रों में से नर तथा मादा दोनों में 22 जोड़े तो गुणसूत्र है वो एकदम समान होते हैं, लेकिन जो 23वां होता है वो अलग अलग होते हैं। तो जो 22 है वो समान होते हैं, इनको तो क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और जो 23वां है वो मादा में तो दोनों क्या होंगे? समान होंगे। जैसे मादा है उसके अंदर तो दोनों XX ही
होंगे, और जो नर है उसमें दोनों क्या होंगे, असमान, यानी एक तो x होगा और एक y। जो x है उसे तो बोलते हैं लंबा, और y है उसे क्या बोलते हैं, छोटा या बोना भी बोलते हैं इसको, जो y गुणसूत्र होता है उसको। और मादा के अंदर दोनों लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो x की बजाय ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23वां जोड़ा है यही चेंज होता है। इसका मतलब आप यहीं समझ गए होंगे कि जो नर गुणसूत्र के अंदर जो y या x है यही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। आगे देखते हैं अपन डिटेल से कि नर के 23वें जोड़े गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। किसको, 23वें जोड़े गुणसूत्र को। और ये ही संतान के लिंग को निर्धारित करते हैं। जीवों में लिंग निर्धारण है वो उस जीव पर निर्भर करता है। जीवों में भी क्या होता है कि उस जीव पर निर्भर करता है जिसमें अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, अर्थात विषम युग्म की जीव। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो जो पुरुष है उसमें अलग अलग टाइप के हो गए, विषम युग्मी हो गए, एक एक्स है और एक वाई। ऐसे जीवों में कौन निर्धारण करेगा जिसके अंदर क्या होगा, विषम युग्म की जीव होंगे वो। जैसे मनुष्यों में नर है वो विषम युग्म की है, इसमें एक्स और वाई पाए जाते हैं, जबकि मादा क्या है, सम युग्म की है, इसमें दोनों एक्स है। अतः शिशु का लिंग निर्धारण नर के द्वारा होता है। ऐसा लिंग निर्धारण नर के द्वारा उभयचरों में, मछलियों में और कीटों में भी होता है। लेकिन ध्यान में रखना कि पक्षियों एवं सरीसृप है इनमें लिंग निर्धारण है वो मादा सदस्य द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल चीज़ भी है कि पक्षियों और सरीसृप है उनमें तो क्या होता है, मादा द्वारा लिंग निर्धारण होता है, और बाकी सब जैसे मनुष्य हो गया या मछलियाँ हो गई, कीट हो गए, उभयचर हो गए, इन सब में किसके द्वारा होता है, नर के द्वारा। और पक्षियों या सरीसृप है इनमें मादा के द्वारा क्यों होता है, क्योंकि इनमें नर है उसमें वो तो क्या होगा, समयुग्म की, यानी उसमें दोनों कैसे होंगे, जेड जेड, और मादा है उसमें जेड डब्ल्यू, या इसे क्या बोलेंगे अपन, विषम युग्म की होती है। पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक जीवों की अनेक नई प्रजातियां विकसित हुई है, और कई प्रजातियां वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। कुछ तो नई विकसित हो गई और कुछ क्या हो गई, विलुप्त हो गई। इनमें सतत रूप से जो भी परिवर्तन हुए हैं इसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और जो इसकी गति तो क्या है, धीमी है, लेकिन एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। किसकी, विकास की, इवोल्यूशन की गति क्या है तो धीमी लेकिन सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में जैसे अपन आनुवंशिक विकार है उनके बारे में देखते हैं कि आनुवंशिक विकार कौन कौन से होते हैं, और ये भी दो टाइप के, जैसे अपन दो टाइप से अध्ययन करेंगे इसका। एक तो हो गए मेंडेलियन विकार और दूसरे हो गए गुणसूत्री विकार। तो सबसे पहले अपन मेंडेलियन विकार है उनका अध्ययन करते हैं कि मेंडेलियन विकार किसे कहेंगे, कि ऐसे विकार जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, मेंडेलियन विकार। और ये प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं। ये ऑटोसोम तथा लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है वो जैसे पॉइंट वाइज बना के देता है ना वो अपने को स्टेटमेंट के तौर पे, तो वैसे पूछ सकता है। तो ये ऑटोसोम तथा लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो सकते हैं। ये वंशावली विश्लेषण के साथ ट्रेस किए जा सकते हैं। अब वंशावली विश्लेषण क्या है, तो वंशावली विश्लेषण में वंश वृक्ष में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हीमोफीलिया है, जो हीमोफीलिया रोग है उसका अध्ययन करना है, या ये मेंडेलियन विकार है। दात्र कोशिका एरक्ता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, थैलीसीमिया है, वर्णांता है, फिनाइल कीटोनूरिया है, ये सब क्या है, तो ये सब मेंडेलियन विकार है और आनुवंशिक विकार है। उसके बाद में जैसे अपन डिटेल से देखिए वर्णांता क्या है, तो ये एक एक्स संलग्न रोग है। एक्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें पुरुष तो होगा प्रभावित और महिला क्या होगी, वाहक होगी। यानी अगर महिला है उसके अगर ये रोग है तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये रोग आगे संचरण कर दिया जाएगा। अगर पुरुष है वो अगर रोगी है तो इसका संचरण नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रभावित हो गए, यानी वो सिर्फ रोगी होता है। और इसमें दिक्कत क्या होती है वर्णांता में, तो लाल व हरे रंग का अंतर नहीं कर पाता रोगी, उसको लाल व हरा रंग है वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। उसके बाद में अपन देखें हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया इस रोग में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में। किसकी, हमें पूछ भी सकते हैं कि हीमोफीलिया उसके अंदर किस वजह से होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है उसकी कमी की वजह से। और ये लिंग संलग्न रोग है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित होता रहता है, संचरण होता रहता है इसका। सामान्यतः वाहक इसकी महिला होती है। कौन होती है, वाहक इसकी महिला होती है। इस रोग में होता क्या है, तो इस रोग में व्यक्ति के रुधिर का थक्का नहीं बनता, और इस कारण चोट लगने पर क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्राव होता है, और उसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। और ये भी दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। अब ये दोनों अलग अलग है,
तो किसकी वजह से होते हैं? तो जो हीमोफीलिया ए है ये तो होता है रुधिर स्कंदक कारक 8 की कमी से, और जो हीमोफीलिया बी है वो किसकी कमी से होता है? हीमोफीलिया बी रुधिर स्कंदक कारक 9 की कमी से। ध्यान में रखना, ए तो 8 की कमी से और बी 9 की कमी से। उसके बाद में अपन 2 नंबर पे देखते हैं गुणसूत्री विकार, क्योंकि अपन ने मेंडेलियन विकार देख लिए। गुणसूत्री विकार की अगर बात करें तो एक या अधिक गुणसूत्रों की अनुपस्थिति अधिकतम या असामान्य विन्यास गुणसूत्रीय विकारों के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपन सिंड्रोम की बात करें, अलग अलग सिंड्रोम की, तो सबसे पहले अपन देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि मानव के अंदर मैंने आपको बताया था कि 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होते हैं कि ऐसे रोगी के पास सिर्फ 45 गुणसूत्र ही होते हैं। तो उसमें कम कौन सा होता है? 44 तो होते ही हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ी है उसमें सिर्फ एक्स पाया जाता है एक, और एक एक्स नहीं पाया जाता। इस रोग में कौन पीड़ित होता है? तो महिलाएं होती है इसमें। यानी ये रोग किसको होता है? महिलाओं को। और महिलाओं में क्या दिक्कत होती है? तो एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, और ऐसी जो महिलाएं होती है उसमें अंडाशय का विकास नहीं होता, और अगर अंडाशय का विकास नहीं होगा तो ऐसी महिलाएं क्या होगी? बांझ कहलाएगी। ये था टर्नर सिंड्रोम। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या इसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी 44 तो सेम ही रहेंगे, लेकिन एक वाई गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र है उसकी अधिकता हो जाती है। और इस रोग से पीड़ित कौन होता है? तो पुरुष पीड़ित होते हैं, और इनमें एक एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाएगा, और एक्स वैसे महिला का गुणसूत्र है, और अगर ये अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसे पुरुष बांझ होंगे। और उनमें महिलाओं के जो सहायक लैंगिक लक्षण है, ये जैसे आवाज़ का पतली होना है, स्तन बढ़ने हैं, ये सब क्या होगा? इसके अंदर महिलाओं के लक्षण है या सहायक लैंगिक लक्षण है, ये विकसित हो जाते हैं ऐसे पुरुषों के अंदर, क्योंकि उनमें एक एक्स गुणसूत्र है, इसकी वृद्धि हो जाती है। उसके बाद में अपन 3 नंबर पे देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम है, इसका दूसरा नाम है मंगोलिज्म। क्या नाम है? मंगोलिज्म। और ये किसकी वजह से होता है? तो जो 21वां गुणसूत्र है उसकी पुनरावृत्ति से ये होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसका लक्षण है बोनापन हो गया, मंगोलिज्म को ही मंदबुद्धि भी बोलते हैं अपन, मंदबुद्धि है, हथेलियाँ व तलवे चौड़े तथा अंगुलियाँ छोटी है, नाक मुंह चपटे, ये सब इसके क्या होते हैं? लक्षण डाउन सिंड्रोम के। और किसकी वजह से होता है? तो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। उसके बाद अपन देखते हैं 4 नंबर पे पटाऊ सिंड्रोम। और पटाऊ सिंड्रोम है, ये किसकी वजह से होता है? तो ये 13वां गुणसूत्र है उसकी पुनरावृत्ति से होता है। और इसके लक्षण क्या है? तो जो ऊपरी होठ है वो बीच से कटा हुआ होता है इसके अंदर, और या ऐसा रोगी है वो नेत्र रोग से भी प्रभावित हो सकता है। ऐसा कौन सा है? तो पटाऊ सिंड्रोम। उसके बाद अपन देखते हैं जेकब सिंड्रोम। और जेकब सिंड्रोम है, इसके अंदर भी गुणसूत्र 47 हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर होता क्या है? 44 तो सेम ही है, लेकिन इस बार इसमें वाई की वृद्धि हो जाती है, यानी होगा तो ये पुरुषों में, और वृद्धि किसकी होगी? वाई की। वाई गुणसूत्र की अगर अधिकता होगी तो ऐसा पुरुष है वो क्या होगा? उग्र स्वभाव का हो जाएगा, और ये क्या करेगा? क्राइम कर देगा। क्राइम करने से कभी नहीं घबराएगा, ऐसा पुरुष है वो। और इसलिए इसे क्या कहते हैं? जेकब सिंड्रोम को सुपर मेल भी कहते हैं। और जो अंतिम जो अपना सिंड्रोम के बारे में अगर अपन देखें या सेकंड लास्ट देखें, तो ये है एडवर्ड सिंड्रोम। और ये किसकी वजह से होता है? तो 18वें गुणसूत्र है उसकी पुनरावृत्ति से होता है। और इसमें होता क्या है कि बच्चा जन्म लेने के 6 महीने के अंदर मर जाता है। इसकी वजह से 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा है वो मर जाता है। लक्षण क्या होते हैं इसके? तो अंगुलियाँ हैं उनकी अतिवृद्धि, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होंगी, या अंगुलियाँ हैं जैसे अपने हाथ में 5 है तो 5 के बजाय 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, या 4 ही हो, या कटी फटी अंगुलियाँ हो। तो ये सब किसके लक्षण है? तो एडवर्ड सिंड्रोम है, इसके लक्षण है ये सब। उसके बाद में अपन अंतिम जो सिंड्रोम है उसको देखें तो वो है केट क्राई सिंड्रोम। कौन सा? केट क्राई सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है? तो 5वां गुणसूत्र है उसकी आधी भुजा है उसका विलोपन हो जाता है। 5वें गुणसूत्र की आधी भुजा विलुप्त हो जाती है, और उसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है, बीमार होती है, तो वो कौन सा है? तो केट क्राई सिंड्रोम। और इसके लक्षण क्या है? केट से ही स्पष्ट है, केट यानी बिल्ली, तो लक्षण क्या हो गए? बिल्लियों जैसी आवाज़ हो जाना। कौन सा सिंड्रोम होगा? तो केट क्राई सिंड्रोम। उसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे, जो आनुवंशिकता एवं जैव विकास है। तो आनुवंशिकता के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया है, और अब जो जैव विकास है वो बचा है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है। तो ये विकास है यानी इवोल्यूशन, इसके बारे में जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अध्ययन करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वैसे आनुवंशिकता का बाद में जो लिंग निर्धारण है या ये टॉपिक तो इंटरेस्टिंग थे, उसे या सिंड्रोम वगैरह है, ये समझने लायक है। पहले अगर इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं तो थ्योरी थी, तो मैंने
फर्स्ट आपको रिवाइज़ करवा दिया ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। क्वेश्चन जो सिंड्रोम वगैरह है या लिंग निर्धारण है इनसे बनते हैं, तो वहाँ मैंने पूरा टाइम भी दिया है। तो वैसे स्टार्टिंग में आपको क्लास ये बोरिंग लगी होगी, मुझे खुद को लग रही थी। आई होप बाकी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देते रहना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी और अच्छा करने की कोशिश करूं। और अपनी आईसीटी की क्लासें कंप्लीट हो गई है, एक क्लास पीवाईक्यू के लेके आऊँगा या एक दो छोटे छोटे टॉपिक बचे वो भी लेके आऊँगा। तो उसके साथ में अपने को क्या पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि उसके जगह अपन कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें। जैसे मैं पेडागोजी और साइकोलॉजी की सोच रहा था स्टार्ट करने की। अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा हो तो वैसे भी कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।